तो देखो बच्चों, आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स फर्स्ट जो है, पार्ट नंबर फर्स्ट। इसका जो चौथा चैप्टर है, फोर्थ नंबर चैप्टर, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वैसे हमारी जो बुक है उसके अंदर इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है गतिशील आवेश व क्षेत्र। ठीक है, तो अध्याय नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अध्याय 4 बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। गतिशील आवेश व क्षेत्र। ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर को क्या कर देते हैं, एक दूसरा नाम दे देते हैं। हम कह देते हैं इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, देखिए बच्चों, अपन ने जब फिजिक्स की जो बुक स्टार्ट की थी क्लास 12 की, तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर था स्थिर विद्युत का जो चैप्टर था, उसके अंदर अपन ने एक बात देखी थी कि एक आवेश जब स्थिर था, एक स्थिर आवेश जो था, स्थिर ये रुका हुआ था, रेस्ट में था, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता था। उस क्षेत्र को आपने क्या नाम दिया था? उस क्षेत्र को आपने नाम दिया था विद्युत क्षेत्र। तो स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर यही आवेश अगर गति करने लग जाए, स्थिर की जगह क्या हो जाए, गतिशील हो जाए, तो गतिशील आवेश के चारों ओर एक और क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसके चारों ओर एक नया क्षेत्र और उत्पन्न हो जाएगा, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, उसका नाम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये गतिशील आवेश के चारों ओर होता है। तो एक आवेश जब गति करता है, देखो स्थिर आवेश तो खाली किसका स्रोत होता है, विद्युत क्षेत्र का, पर गतिशील आवेश जो है वो दो क्षेत्रों का स्रोत होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर आपको परीक्षा के अंदर ये पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि गतिशील आवेश किस क्षेत्र का स्रोत है या फिर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत कौन है, तो हमें कहना है गतिशील आवेश। क्या है? गतिशील आवेश। और इसी को देख करके अपन जो इस चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है उसमें यही चलेगा कि तार के अंदर धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित हो रही है तार के अंदर, और धारा प्रवाहित होने का मतलब है कि आवेश गति कर रहा है तार के अंदर, और आवेश जब गति करेगा गतिशील आवेश, तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो पूरे चैप्टर के अंदर यही है, विद्युत धारा होगी और उसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी, और उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इसी चीज को पढ़ लेते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, परिभाषा लिखनी है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा, कौन सी धारा, विद्युत धारा प्रवाहित हो या प्रवाहित की जाए, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहेंगे अपन, इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब आप इसको नोट करें, अपन एनिमेशन से देखने वाले हैं कि कैसे इसके चारों ओर जो है, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो ये आप बना दें सबसे पहले। अब देखिए, मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर अपन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखिए, ये तार दिख रहा है आपको, ये चालक तार है। इस चालक तार के अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके चारों ओर आप देखिए, ये जो ऐसे चारों ओर वर्ताकार ऐसे रेखा दिख रही है आपको, तार के चारों ओर वर्ताकार जो है वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, आप नोटिस कर रहे होंगे कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वर्ताकार रूप में होता है, सकेंद्रीय वर्तों के रूप में होता है चारों ओर। अब जैसे ये तार है, इस तार के चारों ओर, यहाँ जैसे मान लो किसी ग्राउंड के अंदर हमें चक्कर लगाना है, तो चक्कर लगाने के दो ही तरीके होंगे, या तो आप घड़ी की दिशा में घूमोगे या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमोगे।
तो चुंबकीय क्षेत्र अगर वर्ताकार है, वर्ताकार रूप में, तो इस तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा तार के चारों ओर, वो चुंबकीय क्षेत्र या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा। तो इसकी दिशा के लिए अपन नियम पढ़ेंगे, पर आप यहाँ इस चित्र के अंदर देखो तार की दिशा, धारा की दिशा जो नीचे की तरफ है, तो आप चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हो ऐसे घूम रहा है ना। और यही अगर मैं देखूँ यहाँ पर धारा की दिशा जब ऊपर की तरफ होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से घूम रहा है, इधर से तो ये तीर आगे चल रहा है, ये बाहर आ रहा है, इधर से बाहर आ करके फिर ये वापस पीछे से जा रहा है ना, ये जा रहा है। तो चार और वर्ताकार रूप में। तो कुल मिलाकर चुंबकीय क्षेत्र एक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा के ऊपर निर्भर करती है। कुल मिलाकर के विद्युत धारा या गतिशील आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। पूरी तरीके से तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो धारा पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको इतना दिमाग में रखना है, इस तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अभी अपन दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, उसके तहत अपन देखेंगे धारा की दिशा कैसे होगी। लेकिन अपन को एक बार चुंबकीय क्षेत्र को समझना है। तार में धारा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र देखो इस तरीके से घूम करके फिर वापस पीछे से जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखी जाए तार में धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर से घूम करके वापस इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए कुछ नियम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लगा दें आप, चुंबकीय क्षेत्र। इसकी जो व्यवस्थित गणितीय रूप से जो परिभाषा है वो अपन आगे देंगे, पर अभी अपन थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में देख रहे हैं और इसके मात्रक के बारे में देख रहे हैं। ठीक है ना, किसी चुंबक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, इसको चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करते हो आप। जैसे देखो, आपने देखा होगा, ये पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों के अंदर, कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है ना, अब आपने ये पढ़ा होगा जो उत्तरी ध्रुव होता है उससे तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है और वापस दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ जाती है। चुंबक के पास आप जब लोहा और ऐसे पदार्थ लाते हो तो आकर्षित होते हैं ना, तो इसका मतलब चुंबक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति चुंबक की वजह से नहीं हो रही है, गतिशील आवेश। परीक्षा में अगर 1 नंबर का सवाल आता है कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है, तो हमें एक ही उत्तर देना है, गतिशील आवेश। ठीक है, तो आप देखो, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है और वापस दक्षिण ध्रुव में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती है। ठीक है ना, इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं होती है। चुंबकीय बल रेखाएं पूरा एक लूप बनाती है। देखो, लूप का मतलब बंद पथ बनाती है। एन से निकली और वापस किस में प्रवेश कर रही है? एस, और अंदर वापस एस से किधर चल रही है? एन की तरफ। तो पूरा एक बंद पथ बनाती है। इसका मतलब होता है कि हमेशा ध्यान रखना कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो इन ध्रुवों के कारण होती है, और ये जो ध्रुव होते हैं ये हमेशा एक साथ रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा साथ रहेंगे। देखो, आवेश तो अकेला हो सकता है, धनावेश अकेला रह सकता है, ऋणावेश अकेला हो सकता है, पर ध्रुव कभी भी अकेले नहीं हो सकते। खैर, ये सारी चीजें अपन आगे देखने वाले हैं। किसी चुंबक के कारण ये जो चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। कौन से क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है तो उसको कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे अपन इसको शॉर्ट में चुंबकीय क्षेत्र ही बोलेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है इसको अपन बी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? बी से। एक सदिश राशि, इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक होगा टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। आगे हम लॉरेंज बल पढ़ेंगे, उससे चुंबकीय क्षेत्र की व्यवस्थित परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा परीक्षा में ये नहीं लिखनी है आपको। क्लियर? टेस्ला, टेस्ला का संकेत होता है टी। समझ में आ गया भाई? चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमारा विषय क्या चल रहा है? एक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ये एक सदिश राशि है। अब अपन अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अभी अपन इस चैप्टर की थीम बना रहे हैं। पहले इसका चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, फिर जो है मेन इस चैप्टर को 4 छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड कर देंगे अपन।
देखिए भाई, अब अपन एक प्रयोग पढ़ रहे हैं ऑरस्टेड का प्रयोग। ऑरस्टेड नाम का जो वैज्ञानिक था उसने सबसे पहले पता किया था कि तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो अपन पढ़ेंगे ऑरस्टेड का प्रयोग। ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑरस्टेड का प्रयोग। चित्रानुसार एक चालक तार PQ, चालक तार PQ। अभी चित्र बनाने वाले हैं अपन। धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। तार के नीचे एक चुंबकीय सुई क्या रख दी भाई, चुंबकीय सुई। रख दी जाती हैं जो 37 तल, देखो ये कोई सुई है इस तरीके से रख दी और 37 तल ये ऐसे ऐसे उद्दोलन कर रही हो ऐसे, ठीक है। ये तो होता है ऊर्ध्वाधर तल और ये कौन सा तल है, 37 तल। जो 37 तल में घूम सकती है ना, घूमने के लिए स्वतंत्र है, घूम सकती है या विक्षेपित हो सकती है, ठीक है भाई। अब देखो एक पहले मैं आपको चित्र बता देता हूँ, फिर अपन यहाँ पे सही ढंग से चित्र बनाएंगे। पहले आपको मैं एक दूसरा जो है वो एनिमेशन वाला एक चित्र बता देता हूँ। देखिए आप सभी इस चित्र को देखें, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक तार रखा हुआ है, ये तार यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना भाई सबको, ये तार रखा हुआ है, ठीक है। अब इस तार के नीचे देखो एक चुंबकीय सुई रखी हुई है, एक सुई रखी है, कंपास रखी हुई दिख रहा है। कंपास का ये उत्तरी ध्रुव है और ये वाला कौन सा ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव। और इस कंपास के अंदर आप अपने बैटरी से इधर धारा प्रवाहित कर दो, ऐसे धारा प्रवाहित कर दो, या फिर आप बैटरी से इधर धारा प्रवाहित कर दो। आप किसके अंदर धारा प्रवाहित करनी है भाई, कौन से तार के अंदर, इस AB वाले जो ऊपर तार पड़ा है इस तार के अंदर हमें धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है ना। तो इस तार के अंदर जैसे धारा प्रवाहित करोगे तो आप देख लो ये सुई जो है विक्षेपित हो गई, मुड़ गई। चुंबकीय सुई ओनली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही विक्षेपित होती है, चुंबकीय क्षेत्र ही उसको विक्षेपित करता है। तो ये सुई विक्षेपित हुई है, इससे ऑरस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि निश्चित इस तार के अंदर धारा प्रवाहित होने की वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, तभी ये सुई विक्षेपित हुई है। और ये सुई देखो ये नीचे नहीं हुई है, इस चित्र में देखना ये ऐसे बाहर निकली है, ऐसे समझ रहे हो, ये ऐसे आपकी तरफ बाहर निकली है ये सुई, और वो S जो है वो अंदर की तरफ गया है। ये 37 तल के अंदर क्या कर रही है, घूम रही है। क्यों घूम रही है सब आगे समझेंगे अपन इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने ये नोट कर लिया है। अब अपन चित्र बनाते हैं ऑरस्टेड का, उसी के लिए अपन चित्र बना रहे हैं ऑरस्टेड के प्रयोग का। देखो ये तार है, P से लगा करके Q तक एक तार है, क्लियर। ये बैटरी है और यहाँ पर एक कुंजी है भाई, कुंजी, और एक धारा नियंत्रक है ये RH, ठीक है। यहाँ पर नीचे मैंने एक कंपास रख दिया, कंपास। अभी देखा था ना हमने कंपास, ये कंपास रख दिया है और ये जो है ये कंपास का उत्तरी ध्रुव है। ये लाल कलर वाला कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है, और वो वाला कौन सा है भाई, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। और ये कंपास को आपने किसी स्टैंड पे टिकाया हुआ है, स्टैंड पे पड़ा हुआ है। अब ऑरस्टेड ने क्या किया, जब बैटरी से धारा प्रवाहित की तो ये धारा P से किधर जा रही है भाई, Q की तरफ। जैसे ही धारा गई तो ऑरस्टेड ने ये देखा कि जो चुंबकीय सुई है इसका N उत्तरी ध्रुव तो अंदर की तरफ चला गया। अंदर ये सुई देख रहे हो आप, ऐसे
ये उत्तरी ध्रुव तो अंदर मेरी तरफ आ गया और ये दक्षिण ध्रुव कहाँ आ गया, बाहर की तरफ। यानी सुई जो है ये ऐसे विक्षेपित हो गई, ये एन तो अंदर चला गया और एस कहाँ आ गया, बाहर। ये एन तो अंदर विक्षेपित हो गया और एस बाहर आ गया। ऐसे कैसे ऑरस्टेड ने क्या किया, ऑरस्टेड ने वापस यही तार पी क्यू था, बस उसने कुछ नहीं किया, इस बैटरी की दिशा जो है बदल दी, बाकी सेम वही प्रयोग है। सॉरी, ये धारा नियंत्रक है और ये आपके जुड़ा हुआ है। ये पी क्यू चालक तार है, ये इतना बड़ा, ये जो है ना पी क्यू, ये आपका मेन जो है ये तार, इस तार की वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो अब की बार बैटरी का प्लस इधर है और माइनस इधर है, तो प्लस से धारा निकलेगी और ये इधर की तरफ जाएगी ना, और नीचे कौन पड़ी है भाई, नीचे चुंबक की सुई रखी है हमने। ये चुंबक की सुई का कौन सा ध्रुव था, उत्तरी, और ये कौन सा था, दक्षिण ध्रुव। इस बार धारा की दिशा पलटी तो ये देखा गया कि ये जो उत्तरी ध्रुव है वो तो बाहर आ गया और दक्षिण ध्रुव कहाँ चला गया, अंदर। यानी एन तो आया बाहर और एस जो है वो अंदर की तरफ चला गया। यानी ये ऐसे जो सुई पड़ी थी, जो ये वाला जो एन था, एन तो आ गया बाहर और एस कहाँ आ गया, अंदर की तरफ। कुल मिला के इससे तीन बातें सिद्ध हो रही है, तीन बातें हम निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि तार में धारा प्रवाहित करने पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। धारा बढ़ाने पे उसका विक्षेप भी बढ़ेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, और जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना ये ध्रुव सुई उतनी ज़्यादा विक्षेपित होगी। और तीसरा, धारा की दिशा बदलने पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो रही है, बदल रही है। ये चुंबकीय सुई का विक्षेपित होना ही बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार है। ठीक है, तो अपन ये 3 पॉइंट लिख लेते हैं। इसके प्रेक्षण लिख रहे हैं अपन, ऑरस्टेड प्रयोग के प्रेक्षण। सबसे पहला प्रेक्षण है कि तार में धारा प्रवाहित करने पर धारा प्रवाहित करने पर सुई में क्या होता है भाई, सुई विक्षेपित होती है। विक्षेपित होती है ना, थोड़ी हैंडराइटिंग ऐसी ऐसी है, टच स्क्रीन इसकी वजह से देख लेना। अगली क्लास अपन नॉर्मल बोर्ड पे लेंगे, पहले आज थोड़ा सा वो एनिमेशन थे और उस वजह से अपन ने ये इस तरीके से डिजिटल पे ले रहे अपन। दूसरा, उसने ये देखा धारा में वृद्धि करने पर या धारा की तीव्रता में वृद्धि करने पर सुई का विक्षेप भी बढ़ता है ना। विक्षेप भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। और तीसरी चीज क्या नोटिस की उसने कि धारा की दिशा बदलने पर, धारा की दिशा विपरीत करने पर विक्षेप भी क्या हो जाएगा भाई, विपरीत। ये ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाले। ये 3 पॉइंट आप लिख लें। ये सॉरी निष्कर्ष क्या, प्रेक्षण देखे उसने, अब इन प्रेक्षण के आधार पे वो निष्कर्ष निकालेंगे हम। मेरे ख्याल से सबने ये नोट कर लिया होगा, इसको अपन हटाते हैं। अब इस ऑरस्टेड ने ये जो प्रेक्षण के लिए थे, इसी के आधार पे उसने निष्कर्ष निकाला, उसके बारे में अपन बात करते हैं। निष्कर्ष, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकाला, किसी तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, अर्थात गतिशील आवेश। किसका स्रोत होता है, गतिशील आवेश। मेन गतिशील आवेश ही है, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है। एक तो अंडरलाइन ये करना है, गतिशील आवेश। और किसका स्रोत है गतिशील आवेश, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है ना। ये जो चीज है मेन इसी पे फोकस चल रहा है।
तो कुल मिलाकर के अभी तक अपन ने ये सीखा है किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर, ये हो गया आपके। अब अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम देखेंगे। तो अब हेडिंग डाल दो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के विभिन्न नियम। अब देखो ये जो नियम अपन काम में लेंगे, वैसे एक ही नियम काम में लेंगे अपन, जो दाएं हाथ का जो नियम है, राइट हैंड वाला रूल है, वही काम में लेंगे, ठीक है ना। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, राइट हैंड थंब रूल, ये अपन काम में लेंगे। लेकिन धारा हमारे दो तरीके से प्रवाहित हो सकती है, एक तो सीधा तार में हो सकती है और एक वर्ताकार गोल गोल भी घूम सकती है। तो दो तरीके से अपन नियम काम में लेंगे, एक तो सीधी धारा के लिए, सीधी धारा है ना, और एक लेंगे अपन वर्तीय धारा के लिए। अब जो इन दोनों धारा है, सीधी धारा और वर्तीय धारा, इनके लिए क्या नियम होंगे। तो जैसे ये वाली जो धारा है, सीधी धारा, इसके लिए जो सबसे पहला नंबर होगा वो होगा दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। हालांकि वर्तीय धारा के लिए भी सेम नियम अपन काम में लेंगे, यही वाला दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। फिर लेकिन इसमें सीधी धारा में एक और होगा, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, कॉर्क स्क्रू या दक्षिण हस्त स्क्रू नियम, दक्षिण हस्त स्क्रू या स्क्रू की जगह पेज भी कह सकते हो भैया, पेज का नियम, ठीक है। सीधी धारा और वर्ताकार धारा के। इसके अलावा अपन है ना, देखो जो चुंबकीय सुई रखी थी ऑरोस्टेट के प्रयोग में, याद है एक सुई पड़ी थी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वो हमें उत्तरी ध्रुव अंदर चला गया था, दक्षिण ध्रुव बाहर आ गया था, तो वो कैसे उसकी दिशा निकालते हैं, उसके लिए एक स्नो का नियम है, वो चुंबकीय सुई के लिए, उसको कहते हैं स्नो नियम, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपन अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन सिंपल प्लान बोर्ड जो है यूज़ करेंगे, ठीक है।